चलो भाई, आज स्टार्ट करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। क्योंकि 11th क्लास के हमें पता है कि फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बहुत सारे बच्चों के। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब मैंने आपको बता दिए थे। एक क्विक रिवीजन आपको दे दिया था कि माइक्रो की प्रिपरेशन कैसे करनी है भाई। अब आ जाओ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, यानी बुक नंबर 2। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पार्ट है जो ज्यादातर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर। बहुत ध्यान से देखते हुए चलो भाई, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक सारे बताए जाएंगे आपको। तो चैप्टर नंबर 1 जो कि एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्योंकि ये मोस्टली फर्स्ट टर्म के अंदर बच्चों का चैप्टर आ चुका होता है, तो इसकी वेटेज तो अब ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जो एमसीक्यूज आपके आते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन, वो आपको थ्योरी में यहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए भैया कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस, बोथ डेफिनेशन। ये सब बेसिक टर्म्स हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फंस जाता है आराम से, एक एक मार्क के क्वेश्चन है और कोई बड़ी चीज नहीं है। बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, उन सब के अंदर आप ये चीजें पढ़ते रहते हो, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंजम्पशन, प्रोडक्शन। यहाँ पर इन बेसिक टर्मिनोलॉजी को आप आराम से पढ़ लो। ठीक है, अगर मैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में कोई बड़े क्वेश्चन को डिस्कस करने की बात करूं, तो आप इसमें फीचर्स पढ़ लो, लिमिटेशंस पढ़ लो स्टैटिस्टिक्स की, और इम्पोर्टेंस पढ़ लो। ये 3 पॉइंट है, 4 ईच। 4 फीचर्स, 4 लिमिटेशन, 4 इंपॉर्टेंट। अच्छी बात देखो क्या है, फीचर्स और लिमिटेशन में बड़ा अच्छा जुगाड़ है। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ, देखो ध्यान से समझ। लिखा स्टैटिस्टिक्स में, इट स्टडी क्वांटिटेटिव फैक्ट। ठीक है जी, ये इसका फीचर है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को पढ़ता है। क्वांटिटेटिव फैक्ट्स मतलब जो चीजें नंबर्स में होती हैं, ये उनको स्टडी करता है। लिमिटेशन जब लिखोगे यही लिख के लिखो, इट स्टडी ओनली क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। अब यही उसकी कमी बन गई क्या, कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को ही स्टडी करता है, नॉट क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव फैक्ट्स को ये स्टडी नहीं करता। इसी तरह एक और फीचर है, इट स्टडी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। आपने पढ़ा होगा कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत सारे नंबर्स को, यानी एटलीस्ट मिनिमम 2 और मोर देन 2, इतने नंबर्स होते हैं तभी वहां पर स्टैटिस्टिक्स यूज हो सकती है। सिंगल के केस में स्टैटिस्टिक्स यूज ही नहीं हो सकती। एक काव की 4 टांगे हैं, एक ह्यूमन की 2 हैंड्स हैं, इसके ऊपर कोई डेटा नहीं बन सकता। अगर मैं सिंगल से लिखता हूं कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए का वेट है 60 kg, और कोई बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स यूज करो, तो भाई इसमें स्टैट यूज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल डेटा गिवन है। तो इसी फीचर को यहां पर आप अपनी लिमिटेशन बना लो। कैसे लिखोगे? इट स्टडी ओनली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, नॉट इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता, ये सिर्फ एग्रीगेट को स्टडी करता है। इस तरह से 4-5 फीचर्स को पढ़ लो और वो लिमिटेशंस बन जाएंगी। ऐसी स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस, स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सरकार इसका यूज करती है पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के लिए। इंटरप्रिटेशन के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, फोरकास्टिंग जिसको हम बोलते हैं, फोरकास्टिंग के अंदर कि मौसम विभाग से जो आप पता चलते हो कि भाई आने वाले दिन में ये होगा, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पढ़ा जाता है। जब हम ग्रेजुएशन के अंदर जाते हैं तो वहां पर हमें ट्रेंड लाइंस पढ़ाई जाती है जो स्टैटिस्टिक्स टूल होते हैं, और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि आगे इंटरप्रिटेशन और फोरकास्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है जी। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, जो पूरा बजट बनकर आता है सरकार का, वो सब स्टैट्स की बेसिस पर है। कितना इनकम होगा, कितना खर्चा होगा, उसमें सारी स्टैट यूज होती है।
तो कोई से भी भाई आप 3-4 इंपॉर्टेंस की पढ़ लेना, जिससे अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली कर लो। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कौन सा पार्ट? चैप्टर नंबर 2, नाम है जी कलेक्शन ऑफ डेटा। अब मैं इसमें क्या पढ़ूं? तो कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर भाई नोट करते हुए चलो, सबसे सिंपल क्वेश्चन है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा। ये कौन से होते हैं? प्राइमरी डेटा भाई फर्स्ट हैंड डेटा को बोलते हैं, विच इज कलेक्टेड बाय एन इन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर इटसेल्फ। वो खुद से वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। और अगर कोई डेटा आपने खुद से कलेक्ट नहीं किया बल्कि आपको किसी दूसरी सोर्स से मिला है, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो ये मेरे लिए फर्स्ट हैंड होता है और ये मेरे लिए सेकेंड हैंड होता है। प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मेथड, जैसे पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यू एक तरीका ये है, जिसको आप फेस टू फेस इंटरव्यू बोलते हो। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एक तरीका ये भी है। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चनेयर। हाँ सर, क्वेश्चनेयर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी बनवाया जाता है हमसे, क्वेश्चनर फिल करा के लेकर आओ। तो क्वेश्चनर, बेटा एक चीज याद रखो, क्वेश्चनर अगर आपने मेल किया है तो ठीक है। मेल जैसे आपने मुझे क्वेश्चनर भेजा, मैंने फिल कर कर आपको रीपोस्ट कर दिया। और अगर क्वेश्चनर विद इन्यूमरेटर है, क्या मतलब? क्वेश्चनर विद इन्यूमरेटर, ये इन्यूमरेटर कौन होता है? ये इन्वेस्टिगेटर के साथ एक असिस्टेंट होता है उसका, जो उसकी हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में। तो अगर किसी क्वेश्चनर के साथ इन्यूमरेटर है तो याद रखना, उसको फिर क्वेश्चनर नहीं कहते, उसको बोलते हैं शेड्यूल। याद रहेगी बात। हाँ, छोटी छोटी बेसिक बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चनर मेल्ड होता है या विद इन्यूमरेटर होता है। तो अगर इन्यूमरेटर के साथ क्वेश्चनर दिया गया तो उसको शेड्यूल प्रोनाउंस किया जाएगा। और अगर आपने मेल किया है तो वो सिंपल सा क्वेश्चनर होगा। क्वेश्चनर यानी एक पेपर, एक फॉर्म, एक फॉर्मेट जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। और क्या तरीके? टेलीफोनिक इंटरव्यू भी है भाई। जैसे आपसे कॉल करता है कोई और कॉल करके बोलता है आपका नाम क्या है, आधार कार्ड बताओ, बैंक अकाउंट बताओ, बैंक डिटेल बताओ, आपने सब बता दी और थोड़ी देर के अंदर आपके पास मैसेज आता है कि आपका सारा खाता खाली हो चुका है। हाँ, टेलीफोनिक इंटरव्यू। वो बेचारा आपसे क्वेश्चन पूछता रहा और आपने भी सीधे सीधे उसको सारे जवाब दे दिए। आपके सारे डेटा उसके पास चलेगा और उसका हो गया बढ़िया से फायदा। तो इसी तरह टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं जिसके अंदर हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट करूं? तो उसके सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। अब पब्लिश का मतलब साफ है भाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, इन सब जगहों पर आ गया। और अनपब्लिश का मतलब है वो अभी पब्लिसाइज नहीं हुआ, लेकिन आपको किसी दूसरे के थ्रू पता चला है। तो किसी दूसरे इंसान के थ्रू आपको वो चीज पता चली लेकिन अभी तक पब्लिश फॉर्म में नहीं है, वो सब अनपब्लिश होता है। और सेकेंडरी डेटा के ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं। ठीक है, ये डेटा कलेक्ट कौन करता है? तो हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, एनएसएसओ एंड सीओआई, सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, इससे रिलेटेड जो डेटा होता है वो एनएसएसओ ही कलेक्ट करता है। सेंसस ऑफ इंडिया क्या करता है? बेसिकली ये डेमोग्राफिक कंडीशन से रिलेटेड है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं। और डेमोग्राफी का मतलब जैसे ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है जी, बर्थ रेट, डेथ रेट कैसा है, ये चीजें हमें सेंसस ऑफ इंडिया बताता है। तो ये दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लिए डेटा कलेक्ट करती हैं। ओके जी। नेक्स्ट क्या है कि दो तरीके के मेथड होते हैं जिससे हम, जिस मेथड का यूज करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मेथड की बात हो रही है। कौन कौन से मेथड होते हैं? वही सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। अच्छा जी। तो क्या फर्क होता है इन दोनों में? इनमें ये डिफरेंस होता है भाई, अगर ये पॉपुलेशन है और ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो सेंसस का मतलब है ईच एंड एवरी यूनिट इज हैज इक्वल। यानी पूरी पॉपुलेशन में आप किसी को छोड़ नहीं सकते, आपके लिए सब इक्वली है। ईच एंड एवरी यूनिट, जैसे कंट्री की पॉपुलेशन निकालनी है तो ऐसे थोड़ी आप दो स्ट्रीट की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर कर छोड़ोगे, तीन चार को स्किप कर दो, छोड़ो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सेंसस के अंदर हमारे लिए ईच एंड एवरी यूनिट इज इंपॉर्टेंट। आपको सबको स्टडी करना पड़ता है सेंसस के अंदर, इसलिए इसमें ये टाइम टेकन होता है, बहुत ज्यादा समय ले लेता है आपके लिए।
सैंपल मेथड क्या होता है? सैंपल में ऐसा होता है भाई कि ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है जी, ये पूरी क्या है हमारे पास पॉपुलेशन, जिसको बुक्स में आपने पढ़ा होगा यूनिवर्स कहते हैं, और इसमें से आपने कुछ को सेलेक्ट कर लिया, कुछ को, जी, सबको नहीं करा, कुछ को सेलेक्ट कर लिया, इसको बोलते हैं सैंपल मेथड। ये भी यूज किया जाता है किस चीज के लिए? डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास दो मेथड होते हैं, सैंपल एंड सेंसस, जिनका हम यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब सैंपल मेथड को लेकर आप याद रखो, कोई ज्यादा डिटेल में जाने का क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास अलग अलग टाइप की सैम्पलिंग होती है, रैंडम सैम्पलिंग होती है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है, ठीक है जी। ये दो टाइप की सैम्पलिंग होती है। आपके पास अगर टाइम हो, क्योंकि बहुत मेजर पार्ट नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ? ईच यूनिट हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब सर कि बेटा जो मैं यूनिवर्स में से कुछ को छांटने की बात कर रहा हूं ना, कि इनमें से मैं कुछ को सेलेक्ट करूंगा, तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है जिसके अंदर सबके आने के इक्वल चांसेस हैं, किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। चाहे मैं पर्ची बनाकर एक बॉक्स के अंदर सबके नाम डालूं और किसी को भी रैंडमली उठा लूं, ठीक है जी, या मैं कोई और तरीका अपना लूं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये नहीं हो, ईच एंड एवरी यूनिट हैज नो इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल प्रोबेबिलिटी। यहां पर आप अपनी जजमेंट से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर इन्वेस्टिगेटर हूं, मैंने जाकर खुद ही अपनी जजमेंट से, मुझे लगा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, मैंने इसको चूज कर लिया, मैंने अपनी जजमेंट से सेलेक्ट करा है, इसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। इसके अंदर किसी को इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है और वो इन्वेस्टिगेटर खुद से सेलेक्ट कर लेता है। तो यहां पर आपके पास ये मेथड आ जाते हैं। इसके बाद आप अगले चैप्टर की तरफ पढ़ोगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे जी? इसके बाद आप जो अगला चैप्टर पढ़ोगे उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब आपने डेटा जमा कर लिया, अब उसको ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है? जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको हम रॉ डेटा कहते हैं, और रॉ डेटा को आपको कन्वर्ट करना होता है एक ऑर्गेनाइज डेटा में। तो रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज डेटा में कन्वर्ट करो। अच्छा, यानी डेटा तो कलेक्ट कर लिया लेकिन वो रॉ फॉर्म में है, अब उसको रॉ को ऑर्गेनाइज करो। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं भाई। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा, तो डेटा को एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में लगाओ, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, जिसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी आप अपने डेटा को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और क्रोनोलॉजी हो गया, एक होता है जोग्राफिकल, यानी आप अपने डेटा को क्या करो, अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस और लोकेशन। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो ये आपके पास चार टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। क्वालिटेटिव के अंदर जनरली यानी एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, एट्रीब्यूट, फीचर, क्वालिटी, इनकी बेसिस पर अगर डेटा कलेक्ट करा। और क्वांटिटेटिव में भाई सीधा सीधा सा नंबर्स होते हैं। तो इन चार बेसिस पर आप अपने डेटा को क्लासिफाई करते हो, यानी डेटा को अरेंज करते हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते। तो यहाँ पर ही थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी है, ज्यादा टाइम नहीं लगाओ थ्योरी के अंदर, लेकिन इन चीजों को पढ़ के जरूर जाओ, क्योंकि एक एक मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यूज को आराम से आप क्रैक कर लोगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या चलना है? अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल आता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। 6 या 5th क्लास से बच्चों को मैथ्स में पढ़ानी शुरू कर दी जाती है। इस टाइप की टेबल होती है जिसके अंदर यहाँ पर एक्स लिखा जाता है, यहाँ पर टैली बार्स आते हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है। याद होगा, आपने देखा होगा जेलों के अंदर लोग बैठे हुए अपने दिन गिन रहे होते हैं, तो इस तरह से लिख रखते हैं 1 2 3 4 5। हाँ, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पर दो तीन चीजें हैं पॉसिबिलिटी में, क्या क्या हो सकता है सर? एक होता है कि क्वेश्चन में आपसे कहेगा डिस्क्रीट सीरीज बनाओ, या आपसे कहेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाओ। तो जरा अच्छे से समझ लो दोनों में क्या डिफरेंस। डिस्क्रीट का मतलब है, जैसे लेट सपोज यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। हाँ, मैंने कुछ नंबर्स लिखे। डिस्क्रीट का मतलब है एक्स में लिख भाई 10, लिख दिया जी 10। अब 10 काउंट कर कितनी बार आया, 1 2 2 टाइम्स। तो भाई यहाँ पर 1 2 लिख के यहाँ 2 लिख दो। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट नंबर है सर 11, यहाँ लिख भाई 11, कितनी बार आया,
11 इज रिपीटेड वंस, तो यहाँ पे 1 लिख दो। व्हाट इज नेक्स्ट? 12। 12 लिखो कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार, तो यहाँ पे 3 लिख के यहाँ 3 लिख दो और लास्ट में ऐसे टोटल कर दो। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। नंबर और नंबर में कितनी बार वो रिपीट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर, कॉन्टिन्यूस आता है तो क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस आता है तो भैया क्लास इंटरवल आता है। क्या आता है? क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल मतलब जैसे मैंने लिखा 10 टू 11, 11 टू 12, 12 टू 13, ये मैंने क्लास इंटरवल बनाया। क्लास इंटरवल में इसको क्या बोलते हैं? इसको लोअर लिमिट बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपर लिमिट बोलते हैं। अच्छा, और इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इन दोनों के जो डिफरेंस है यानी जो 1 है, इसको कहते हैं क्लास साइज। तो 10 से 11 का मतलब क्या है? 10 लेना है, 11 नहीं लेना, ये मतलब होता है। ठीक है जी, 10 लेना है लेकिन 11 नहीं लेना। अच्छा, हाँ, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है एक्सक्लूसिव और एक होती है इंक्लूसिव। दोनों में डिफरेंस समझ लो आराम से। एक्सक्लूसिव का मतलब है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 10 टू 15, तो 10 टू 15 का मतलब है नंबर्स देखो 10 जिसमें आता हो, 10 से कहाँ तक नंबर आते हो? 15। लेकिन ये जो 15 नंबर है, ये आपको इसमें एक्सक्लूड रखना है, यानी आप जो नंबर 15 है वो पहले वाली कैटेगरी में नहीं लिखेंगे। तो आप कौन कौन से नंबर लिख सकते हो? 10, 11, 12, 13, 14। 15 से बिलो जितने नंबर है आप वो लिखो। तो फिर 15 कहाँ जाएगा? उसके नेक्स्ट वाले इंटरवल में। जैसे नेक्स्ट वाला इंटरवल आप लिखोगे 15 से 20, तो इसके अंदर 15 तो आएगा लेकिन 20 नहीं आएगा। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव। अच्छा, और इसकी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर जो ये अपर लिमिट होती है, नेक्स्ट वाले इंटरवल में वो लोअर लिमिट बन जाती है, यानी रिपीट होती है। इंक्लूसिव में क्या होता है? इंक्लूसिव में ऐसा होता है 1 टू 9, 10 टू 19, 20 टू 29। और इसके अंदर आप खुद ही नोटिस कर पाओगे कि ये जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही, यानी रिपीट नहीं हो रही। अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता है? 1 टू 9 का मतलब है 1 भी आएगा, इन बिटवीन जो नंबर्स है वो भी आएंगे और 9 भी आएगा। हाँ, इसमें 1 भी और 9 दोनों इंक्लूड होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा इंक्लूसिव को कन्वर्ट करो भाई एक्सक्लूसिव में। तो आपको इसका कन्वर्जन याद होगा, मैथ्स में बच्चों को बताया जाता था कि भाई ये जो लेफ्ट वाली साइड है ना, यहाँ से 0.5 माइनस कर देना, और ये जो राइट वाली साइड है ना, इसमें 0.5 प्लस कर देना। सीधा सीधा सा रूल है। अब मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट वाले में से 0.5 माइनस करो, 0.5 बचा, और 9 में ऐड करो तो 9.5 आ गया। ऐसे 10 में से 0.5 माइनस करो तो 9.5, और प्लस करोगे राइट वाले में तो 19.5। फिर दोबारा लेफ्ट वाले में से माइनस कर दो 0.5 और इसमें ऐड कर दो 0.5। इस तरह से अब आप नोटिस करोगे तो ये वाला इंटरवल रिपीट हो गया, और यहीं पर आपका इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज वाला पार्ट भी हो गया। अच्छा सर, इसके बाद नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट वाले चैप्टर को पकड़ लेना भाई, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हाँ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी अब आपने जो डेटा सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है, उस डेटा को प्रेजेंट करने की बारी आ गई। तो क्या क्या पढ़ू इसमें? भाई बार डायग्राम पढ़ना, हिस्टोग्राम पढ़ना, ओजाइव पढ़ना, एंड पाई चार्ट। ये 4 इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रेजेंटेशन के मेथड बता रहा हूँ, जिसमें से मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ ऐसे डिफिकल्ट है जो आपको नहीं आती होगी। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत हो तो थोड़ा बहुत देख लीजिए। बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में डिफरेंस जो होता है, बार डायग्राम इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, और हिस्टोग्राम के अंदर जो बिल्डिंग्स होती हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। ठीक है जी। पाई चार्ट एक सर्कुलर फॉर्म होती है, सर्कल के अंदर आप पाई चार्ट बनाते हो। उसकी यूट्यूब पर मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो आराम से, पाई चार्ट कैसे बनाया जाए। उसके बाद आप अगले चैप्टर पे चलना जो कि इंपॉर्टेंट है, नाम है चैप्टर का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के आपके पास 3 मेथड होते हैं। क्या नाम हुआ था? मीन, मीडियन, मोड, ये 3 बड़े नाम। काफी सारे एग्जाम्स में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मीन एस्टिमेट करने के 3 मेथड हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, एंड स्टेप डेविएशन। मेरी मानो तो आप 2 पढ़ लो, डायरेक्ट पढ़ लो और स्टेप डेविएशन पढ़ लो। शॉर्टकट को स्किप कर दो अगर आपको लग रहा है टाइम कम है और आपने पढ़ा भी कम है। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना बहुत सिंपल है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। ठीक है जी। एक्स किसको बोलते हैं? या तो ये कॉलम गिवन होगा और नहीं हुआ तो मिड वैल्यू को एक्स कहते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? जैसे मैंने क्लास इंटरवल लिखा
10 to 20। इसकी मिड वैल्यू कैसे निकलती है आपको पता ही है, दोनों लिमिट को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 30/2 15, तो इसकी मिड वैल्यू आ गई 15। ऐसे नेक्स्ट वाला होगा, उन दोनों को प्लस करके करो, इस तरह से पूरा कॉलम एक्स बन जाएगा। एफ आपको गिवन होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी। आप चाहो तो स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकते हो। इस मेथड का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय आई। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अपने नोट्स को, अपनी कॉपीज को चेक करिए और उसके अंदर देखिए किस तरह से क्वेश्चन कराए गए, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी मीडियन। तो मीडियन को लेकर याद रखो, दो फॉर्मूलाज हैं, n/2 और n+1/2। ये जो क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर क्लास इंटरवल गिवन होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये सब कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो n/2 है, ठीक है जी। हाँ, और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो बेटा एक चीज बिल्कुल मत भूलना, मीडियन के अंदर सी एफ जरूर निकालना। सी एफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किस तरह से सी एफ निकलता है। फर्स्ट वाला नंबर 5, 5 में नेक्स्ट वाले को प्लस कर दो 15, 15 में नेक्स्ट वाले को प्लस कर दो 27। इसको सी एफ कहते हैं, यानी नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते रहो। अच्छा, फिर क्या होगा, जो भी सी एफ की लास्ट टर्म होगी वही देख लेना एफ का टोटल होगी। एफ के टोटल को ही हम एन कहते हैं। फिर आप 27/2 करके फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ गया 103.5, ठीक है जी। अब ये आंसर नहीं है, कभी छोड़ दो। 13.5 टर्म है, टर्म। अब आपने क्या करना होता है, 13.5 सी एफ में चेक करना होता है कहाँ लाई करेगा। तो भाई 13.5 5 में तो आ नहीं सकता, किस में आएगा, 15 में। तो 15 वाली चीज को पूरे अंडरलाइन कर दो और उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में आए। तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई किसी भी तरह से। एल क्या होता है कि जो पूरा आपने सर्कल या अंडरलाइन किया है इसमें ही तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। ये 10 जो है इसको लोअर लिमिट कहते हैं, आई इन दोनों के गैप को कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ये रखी हुई एफ के कॉलम में। बस एक चीज याद रखना, सी एफ इसके एक ऊपर वाली वैल्यू को लेंगे। सी एफ एक ऊपर वाली वैल्यू को, सारी वैल्यूज को पुट कर लो। 10 प्लस n/2 कितना निकाला था आपने, 13.5। सी एफ कितना, 5। एफ कितना, 10। आई कितना, 10। 10 से 10 कैंसिल, 13.5 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8.5 प्लस कर दो 18.5। सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है भाई। यहीं पर हाथों हाथ मोड देख लो। मोड का अगर छोटा क्वेश्चन आता है, यानी कुछ नंबर्स गिवन हो और आपको पता लगाना हो, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को मोड कहते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है उसको मोड कहते हैं। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन छोटा सा आता है। और अगर क्वेश्चन यही कॉन्टिन्यूस सीरीज का आ गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो भैया फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं आपको फॉर्मूला लगाकर दिखा देता हूँ। एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला है जिसके अंदर मीडियन और मोड के फॉर्मूले में एल और आई वाला पार्ट तो बिल्कुल सिमिलर है। अब ये F1 F0 कहाँ से निकालूं, कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं। F1 का मतलब समझ के रखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है 10, तो ये F1 है। इसके ऊपर F0 है, नीचे F2 है। और F1 को हाईलाइट करते हुए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यहां से आपको L और I मिल जाएगा। अब आप सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 10 प्लस F1 कितना है, 10 माइनस 5, 20 माइनस 8 माइनस 5 इंटू में 10। 2F1 लिखा हुआ है, 2 से F1 की मल्टीप्लाई भी करनी थी, ठीक है जी। फिर 10 प्लस 5 हो गया, नीचे बचा 7 इंटू में 10। 10 प्लस 50/7। देखो मेरी ध्यान रखना, कैलकुलेशन के अंदर इस 10 को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करो सिर्फ। तो 50 से 7 से कैंसिल करोगे, 7 7 49 और 1 17.1 आपका आंसर आ गया। तो ये मोड के फॉर्मूले हैं जो आप कर सकते हो। कुछ स्कूल्स के अंदर मोड के दूसरे फॉर्मूले भी कराए जाते हैं जिसको हम ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं। कुछ स्कूल्स में कराया जाता है। अगर इनकेस आपको लग रहा है आपका ग्रुपिंग मेथड आता है, तो आप चैनल में जाके चेक कर लो, ग्रुपिंग मेथड का फॉर्मूला मैंने डाल रखा है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला इन तीनों के बीच में याद रखो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इनको हम इन दो तीनों का रिलेशन भी कहते हैं। अगर बोलता है इन तीनों में रिलेशन बताओ, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हो।
इसके बाद अगला चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, भाई वो चैप्टर तो डिलीट हो चुका है तुम लोगों की खूब दुआओं के बाद। और ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की बहुत बड़ी हड्डी बनी हुई थी चैप्टर, लेकिन इस साल ये डिलीट है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है जिसका नाम है कोरिलेशन। क्या मतलब होता है जी? कोरिलेशन का मतलब सिंपल सा है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। सर जैसे एग्जांपल बताओ, जैसे एग्जांपल बेटा आपने ये पढ़ा होगा ना, क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें पढ़ा होगा व्हेन प्राइस राइज डिमांड फॉल। हाँ सर पढ़ा है कि एक बढ़ता है दूसरा घटता है। तो जब दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको हम कैसा कोरिलेशन बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। और ऐसे ही आपने प्राइस और सप्लाई पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हाँ, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो एक मार्क में वो पूछ सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आप इसकी प्रॉपर्टीज में ये बात याद रखना कि स्मॉल आर की वैल्यू डज नॉट एक्सीड 1। भूले से भी इसका आंसर एक से बड़ा नहीं आना चाहिए। यानी जब आप कोरिलेशन सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू अगर 1.1 आ गई तो बेटा क्यों ही टीचर को कहना कि आप यू कर दे वो कर दे, इससे अच्छा खुद ही काट देना। 1.1 भी अगर आपका आंसर आता है तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि कोरिलेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। हाँ माइनस में जा सकता है, जीरो आ सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं आएगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज में से। अच्छा सर, कोरिलेशन कैसे निकालूं? कोरिलेशन निकालने के लिए दो सिंपल से मेथड, नाम है कार्ल पियर्सन एंड रैंक स्पियर्समैन। ये दो बड़े मेथड की बात कर रहा हूँ। वैसे तो एक और मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम, लेकिन वो बहुत कम ही आता है। कार्ल पियर्सन निकालना हो तो क्या करूं? स्मॉल आर निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। और ये इतना सारा फॉर्मूला लिख दिया आपने, निकालूंगा कैसे मैं? देख लो एक बार, हिंट दे देता हूँ। एक्स और वाई दो कॉलम गिवन होंगे, हाँ जी ठीक है। तो फिर क्या करूं? आप सबसे पहले एक्स का मीन निकाल लेना, सबको प्लस करके नंबर से डिवाइड कर देना। सिमिलर वाई के लिए, वाई का भी मीन निकाल लेना, सारे नंबर को प्लस करके एन से डिवाइड कर देना। दोनों का मीन आ गया, हाँ जी मीन आ गया। स्टेप 1 समझ लो हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे कॉलम बनाना स्मॉल एक्स, एक्स माइनस मीन, जो मीन निकाला है उसमें से इन सारे नंबर्स को माइनस कर देना, फिर इन्हीं एक्स की वैल्यू का स्क्वायर कर देना। सेम स्टेप वाई के साथ, क्या निकालना? स्मॉल वाई। कैसे निकालेंगे? वाई में से वाई के मीन को माइनस कर देंगे, वाई में से वाई के मीन को क्या कर देंगे? माइनस, ठीक है जी। और वाई की वैल्यूज का फिर क्या कर देंगे? स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है जी। वाई में से वाई के मीन को माइनस कर देंगे और फिर वाई की वैल्यूज का क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये याद रखें। और लास्ट कॉलम बनेगा एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई कौन सा? ये वाला। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर क्या करते हैं कि वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की जगह इन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को कर देते हैं। गलती मत करना, फॉर्मूले में ध्यान से देख लो स्मॉल एक्स लिखा हुआ है। हाँ भाई मेथड थोड़ा सा बड़ा है ये, और यहाँ पे स्क्वायर रूट जिन बच्चों को नहीं आता तो भाई हाथ जोड़ते हैं हम, स्क्वायर रूट सीखो पहले। रैंक मेथड से क्या करना होता है? रैंक मेथड से आपको ये करना होता है कि आपको सिंपली वैल्यूज दे रखी होंगी और आपको उनको उनकी पोजीशंस देनी होंगी। पोजीशन जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्स की वैल्यू लिखिए 10 12 13 9 18। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स आर। एक्स आर का मतलब इनकी रैंक बताओ। तो रैंक जैसे आप देते हो वैसे दो, या तो लोवेस्ट को 1 दो या हाईएस्ट को 1 दो। आप इसमें नोटिस करोगे सबसे छोटा नंबर 9 है तो आप इसके आगे 1 लिख दो। उसके बाद दूसरा बड़ा नंबर है 10 तो उसको 2 दे दो। उसके बाद अगला बड़ा नंबर कौन है? 12 तो उसको 3 दे दो। उसके बाद अगला बड़ा नंबर कौन है? 13 तो उसको 4 दे दो। और उसके बाद लास्ट में कौन सा नंबर है? 18 तो उसको 5 दे दो। इस तरह से आप अपनी रैंक दे सकते हो, जैसे आपने एक्स को दी भैया वैसे ही वाई की रैंक दे देना। ठीक है सर, उसके बाद क्या करूं? भाई एक कॉलम बनाना डी, और डी का मतलब होता है एक्स आर और वाई आर का डिफरेंस। दोनों की रैंक, दोनों की रैंक को माइनस करना। कुछ नेगेटिव आएंगी कुछ पॉजिटिव, घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में दोनों का स्क्वायर कर देना, जमा कर, स्क्वायर कर कर इसका टोटल निकाल लेना डी स्क्वायर का। और सीधा सा ये फॉर्मूला याद कर लो, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। कुछ बुक्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एन स्क्वायर -1 लिखा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सेम ही बात है।
तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। सर ये एन का क्या मतलब है? एन का मतलब नंबर्स। तो 1 2 3 4 5, इसके अंदर आपके पास एन जो है वो 5 है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है और डी स्क्वायर का टोटल बिल्कुल करेक्ट नहीं निकालना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है इसके। अब चलते हैं आपको लास्ट चैप्टर की तरफ लेके। लास्ट चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। भाई लूटू चैप्टर है एक नंबर का, अगर आपको नंबर चाहिए तो यहाँ से आपको चैप्टर में नंबर मिल सकते हैं आराम से। ठीक है जी, यहाँ पर आपको चैप्टर में नंबर मिल सकते हैं बहुत आराम से। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के 3 इंपॉर्टेंट मेथड याद रखो, नाम है लेस्पियर मेथड, पास्ची मेथड एंड फिशर मेथड। लेस्पियर मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। पास्चे का फॉर्मूला है P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100। और फिशर का फॉर्मूला है L इंटू P। सर ये क्या फिल्म है इतनी खतरनाक? भाई सीधा सा हिसाब है, मान के चलो 2 ईयर गिवन होंगे आपको, एक ईयर को बेस ईयर कहते हैं और एक ईयर को करंट ईयर कहते हैं। बेस ईयर मान लो जैसे 2010 और करंट ईयर मान लो 2012। ठीक है भाई, बेस ईयर का यहाँ पे पक्की बात प्राइस और क्वांटिटी गिवन होगा, इसका भी प्राइस और क्वांटिटी गिवन होगा। ये जो बेस ईयर है ना, इसके प्राइस को P0 और क्वांटिटी को Q0 कहते हैं। करंट के प्राइस को P1 और क्वांटिटी को Q1 कहते हैं। अब इसके बाद की चीज इतनी आसान है वो समझो। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बनाना है? P1 Q0। तो इसका मतलब सिंपल है, P1 की मल्टीप्लाई करो Q0 में। तो P1 ये रहा, Q1 ये रहा, Q0 ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 1 बाय 1, 3 2 ये। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12 और इसका टोटल कर दो 30। ये आ गया इसकी जगह पे। इसी तरह से किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी? P0 Q0। तो भाई P0 और Q0 की मल्टीप्लाई कर देना, ये रहा P0 और ये रहा आपका Q0 आमने सामने। दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और टोटल को कर दो और डिवाइड करके आंसर निकाल लो। और कोई झंझट वाली चीज नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चीज नोट कर लेना कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्राइस क्वांटिटी की जगह ये वर्ड लिखा हुआ आ गया वैल्यू, तो समझ जाना वैल्यू प्राइस और क्वांटिटी को नहीं कहते। हाँ ये बात समझ लो। वैल्यू का कॉलम आने का मतलब है प्राइस या क्वांटिटी में से एक चीज मिसिंग है। तो वैल्यू के साथ या तो क्वांटिटी गिवन होगा या प्राइस गिवन होगा, जो भी नहीं हो उसको निकालने का तरीका है कि वैल्यू को उससे डिवाइड कर देना। जैसे मान लो प्राइस निकालना है तो वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देना, क्वांटिटी निकालनी है तो वैल्यू को प्राइस से डिवाइड कर देना। कभी आप वैल्यू को ही प्राइस या क्वांटिटी समझ लो और क्वेश्चन गलत हो जाए। लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं। मेथड का नाम है सीपीआई। क्या नाम है भाई? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं हम इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये भी काफी सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का जो फॉर्मूला है उसका नाम है भाई फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड। अब ये कैसा फॉर्मूला है? सीधा सा फॉर्मूला है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला है। आर और डब्ल्यू क्या मतलब हुआ? आर मतलब होता है रिलेटिव, और रिलेटिव निकालने का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। इस फॉर्मूले का यूज कर कर आप आर का कॉलम बनाओगे और आर का कॉलम बनाने के लिए P1 को P0 से डिवाइड कर कर इंटू 100 करोगे। एग्जाम्पल देके दिखा देता हूँ, कभी फिर याद ना रहे। P1 P0 दो कॉलम है, बेस प्राइस करंट प्राइस। तो यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पर 6 है। अब मुझे आर निकालना है तो क्या करना है? P1 को, P1 कितना है 10, P0 कितना 20, इनटू में 100। कैंसिल करो भाई, कितना आया? 50 आ गया सर। सेकंड वाला निकालो, कितना है P1? P1 है सर 24 अपॉन में 6 इंटू में 100, फोर जा सर 400 आ गया। इस तरह से वन बाय वन सारा आर निकाल लेना। अच्छा सर, और फिर डब्ल्यू का क्या करूं? भाई डब्ल्यू वेट को बोलते हैं, वेट। और ये वेट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में गिवन होता है, घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर डब्ल्यू गिवन हो, आर और डब्ल्यू की मल्टीप्लाई कर कर आर डब्ल्यू बना लेना और उसका टोटल कर लेना, कुछ नहीं करना। और डब्ल्यू के टोटल से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर इन केस डब्ल्यू क्वेश्चन में हो ही नहीं तो क्या करूं? तो भाई P1 Q0 को डब्ल्यू ही कहते हैं। तो मजबूरन तुमको P1 और Q0 की मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू का कॉलम बनाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट में। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आपको इंडेक्स नंबर में कोई थ्योरी याद करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग while constructing
इंडेक्स नंबर, बहुत अच्छा थ्योरी का क्वेश्चन है कि इंडेक्स नंबर बनाते हुए क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को लिख लीजिए, जैसे सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ अ गुड, ठीक है जी, सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस। ये सब प्रॉब्लम हमें इंडेक्स नंबर बनाते हुए फेस करनी पड़ती है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। थ्योरी का अगर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में डिफरेंस पढ़ लीजिए। मेरी नज़र में अगर आप इतनी स्टैट्स कर लेते हैं, बहुत अच्छा एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक मैंने आपको सारे हिंट दे दिए कौन-कौन से टॉपिक आपको करने हैं। पूरे अच्छे से लगन के साथ इन टॉपिक्स को करिए। आपकी स्टैट अगर 40 मार्क्स की है, तो इंशाल्लाह यू विल गेट अराउंड 25 टू 30 मार्क्स, इतना स्कोर आप कर लोगे। 10 मार्क का तो गैप आपको पता है, खुद भी रखना पड़ेगा। अब हमने थोड़ी ना कहा था पूरे साल मत पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा तो वो फेस तो करना पड़ेगा। बाकी जिन बच्चों ने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी एक बार अपने आप को क्विकली रिवाइज़ कर लें इन सारे टॉपिक्स को लेकर। बाकी जितने टॉपिक्स उन्होंने पढ़े हुए हैं, वो सब अच्छे से कर लें। तो माइक्रो का भी मैंने आपको क्विक रिविज़न का बता दिया क्या-क्या पढ़ना है, और स्टैट्स का भी। तो अब आराम से आप अपना पासिंग स्कोर कवर कर सकते हैं। ओके, सी यू, बाय, थैंक यू।